बजिंग स्टॉक्स ऐसे शेयर जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे आप। खरीदे बेचें, स्टॉप लॉस क्या लगाएं, टारगेट क्या हो सकता है। और यहाँ पर वहाँ ज़्यादातर लोगों के सवाल होते हैं ऐड करें कि नहीं करें। तो ऐड करने लायक, एवरेजिंग करने लायक कौन से शेयर हैं, एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और आज सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि खबरों में बना हुआ है, ट्रेंड हर जगह कर रहा है, वो है बीएससी। बीएससी पर आपको बता दें कि अच्छी खासी गिरते बाजार में भी पॉजिटिव है शेयर। खबर यह है कि एफएंडो पर सेबी की सख्ती का कंपनी पर हो सकता है फायदा। तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ऐसा कह रहे हैं। सख्ती से 40% तक जो सख्ती का जो निर्णय हुआ है एफएंडो पर, उस पर एनएससी के ऑप्शन प्रीमियम 40% तक उन पर असर पड़ सकता है नेगेटिव। वहीं अगर बीएससी की बात करें तो इनके प्रीमियम पर 20% के आसपास का ही असर संभव है। इसके अलावा कंपनी पर ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की जो आज राय है, जो टिप्पणी है, इसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं लेकिन समय थोड़ा सा कम है। तो उसके चलते जो है आज हम देख रहे हैं कि एक समय 10%, लेकिन जब हमने खबर बनाई तब तक 5% की तेज़ी तब भी बरकरार थी इस शेयर के अंदर। अभी अगर देखें तो बीएससी पे मजबूती जो है इस गिरते बाजार में बनी हुई है लगातार। सर क्या सलाह रहेगी? 4-4.25% ऊपर है, अब 3-3.5% रह गया है। 4000 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ कोई गुंजाइश है अभी भी और ऊपर जाने की सर? देखिए, बीएससी में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ब्रेकआउट तो जरूर आया था 2930 रुपए का, जिसका टारगेट 4200 रुपए था। लेकिन जो स्विंग हाई बना था 4200 रुपए का, ऑलमोस्ट टारगेट डन करने के बाद वहां से रिजेक्शन आया था। पुल बैक के बाद आज उसी लेवल को रिजेक्ट किया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर आपके पास है तो एक बार के लिए 3750 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। ऊपर में फ्रेश बाइंग तभी कीजिएगा जब ये 4200 के ऊपर सस्टेन कर जाए, क्योंकि अगर नहीं करता है तो फिर ये थोड़ा सा डीपर करेक्शन देगा 3300 रुपए तक, उसके बाद चलेगा। तो अभी मेक और ब्रेक के आसपास है, 2-4 दिन का मैं समय लेके फिर फ्रेश व्यू बनाऊंगा। फिलहाल के लिए फ्रेश बायर 4200 के ऊपर टिकने पे ही बाई करें। जिनके पास है वो कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। जिनके पास है वो कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं, ये राय निकल करके आती हुई यहाँ पर फिलहाल बीएससी को लेकर के। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा, अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन पे ऑर्डर की खबरें हैं। एमएमआरडीए से कंपनी को 1264 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। आपको बता दें कि ये जो ऑर्डर मिला हुआ है ये कंपनी को मिला हुआ है स्लिप रोड और एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए। करीब करीब 30 महीने में शायद ये ऑर्डर पूरा करना है। जी हाँ, 30 महीने में कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना होगा। और इस नए ऑर्डर के चलते आपको बता दें 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी शेयर पे जब हमने खबर बनाई थी। लेकिन अब बाज़ार तेज़ी के साथ फिसल रहा है, तो अब 1.25% के आसपास की ही तेज़ी रह गई है। 241 के आसपास नए ऑर्डर के फ्लोज सर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं लगातार। क्या सलाह रहेगी आपकी अशोका बिल्डकॉन को लेकर के? क्या करना चाहिए इस अशोका बिल्डकॉन में? देखिए, स्टॉक में बहुत ज्यादा किसी तरह का मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। स्टॉक प्रीवियसली विनर की कैटेगरी में था, उसके बाद से एकदम डल होता गया। और जैसा भी बीएससी में ब्रेकआउट फेल हो रहा है 4200 के ऊपर का, लगभग वैसे ब्रेकआउट इसमें फेल हुआ था 270 पे। लिक्विडेशन का पहला टारगेट 227 अचीव हुआ, वहां से थर्ड डे ऑफ पुल बैक है 248। ये लेवल क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाई लाइकली है कि ये फेल करेगा और नीचे में 208 रुपए तक आएगा। तो अगर रैली मिलती है 248 तक तो आपको एग्जिट करना चाहिए अगर आपके पास है तो। नहीं है तो इसको अवॉइड करके चलिए। 208 रुपए आता हुआ दिख रहा है। 208 रुपये आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच बाजार में गिरावट तेजी से बढ़ी है। अब 550 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ, 543 अंक नीचे, 25,253। ये अब से पहले 25,237। उफ, लगातार गिरावट बढ़ती जा रही सर। 25,231 का लो लगाया है निफ्टी ने। कहाँ सपोर्ट मिलेगा सर और कितना टूटेगा बाजार आज? देखिए, बिल्कुल ये मेरे हिसाब से बिल्कुल रिवर्सल आने वाला है। 15 मिनट के चार्ट पे दिख रहा है। 75 के चार्ट पे वो कन्वर्ट होगा। और डेली चार्ट पे एक स्विंग लो था, अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 18 सितंबर का जो लो था 25,285। मेरे को लग रहा है क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल होल्ड हो जाएगा और हम 1 से 2 सेशन अब यहाँ से पुल बैक देंगे। तो 2 मिनट बचा है करंट 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने में। नेक्स्ट 15 मिनट और देखूंगा। अगर 25,285 के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं तो मैं बाउंस बैक के लिए प्ले करना स्टार्ट करूंगा 25,400 तक का। 25,400 तक का तो लेवल का ध्यान रखिए। 25,285 ये लेवल अगर टूटता है तो फिर 25,400, यही कह रहे हैं सर आप? जी जी जी। 25,285 यानी कि 25,285 के लिए मौजूदा स्तर से
करीब करीब 50 अंकों की रिकवरी जो है बाज़ार को चाहिए होगी निफ्टी को। अभी फिलहाल 25,237 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं, इस बीच लगातार जो है खबरों वाले शेयरों पे हम बातचीत कर ही रहे हैं। अगली खबर ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर ज़रा बातचीत करते हैं कि क्या कुछ निकल के आ रही। रिलायंस पावर, चलिए इस पर हमने सवाल जवाब के सिलसिले में भी बातचीत की थी और सर ये गूगल हो, ट्विटर हो, हर जगह ट्रेंड कर रहा है और हमने बजिंग स्टॉक्स में पिछले 2-3 जो भी थंब लगाए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसको देख भी रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए रिलायंस पावर पे। ड्रंक होल्डिंग के साथ भूटान में कंपनी नया प्रोजेक्ट लगाने की योजना बना रही है। वहाँ की एक तरीके की सरकारी कंपनी है ये। अब 1200 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने ये करार किया है। आपको बता दें इसके लिए एक नई सब्सिडरी कंपनी भी कंपनी ने गठित कर ली है और इसका नाम रखा गया है रिलायंस एंटरप्राइजेज और इसकी प्रमोटर होगी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा। ये दोनों कंपनियां इसके जो है इसके प्रमोटर रहेंगी और सब्सिडरी कंपनी के ज़रिए अब कंपनी भूटान के अंदर भी कामकाज करने का शुरुआत करने जा रही है। शेयर में 5% का अपर सर्किट लगातार देखने को मिल रहा है। आज इस खबर के देखने को मिला है। खबर यहाँ पर एक ये भी महत्वपूर्ण है, कंपनी ने कहा है कि वो 1 क्वार्टर के अंदर अंदर डेट फ्री हो जाएगी। तो ये वो तमाम खबरें हैं जिसके चलते रिलायंस पावर के अंदर लगातार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या ये वो ट्रिगर हो सकता है जो इसको फिर से जो है वो सुजलॉन की तरफ ले जा सकता है। चूँकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे तो मेरा सवाल फिर से वही रहेगा जो पहले था। अभी आपकी टिप्पणी क्या होगी, क्या वाकई में सुजलॉन बन सकती है? 53-54 रुपये तो शेयर आ चुका है सर, पिछले 1 महीने में 81% का रिटर्न। देखिए विपुल जी, एक न्यूज़पेपर को मैंने ही आर्टिकल लिख के दिया था 34 रुपीज़ के ब्रेकआउट पे 54 के टारगेट के साथ, लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ या इस चीज़ के साथ कि प्रमोटर की क्वालिटी पे मेरे को हमेशा शक है। मैं चार्ट के बेसिस पे आपको 54 का टारगेट दे रहा हूँ जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। पर्सनली मैं इस तरीके के स्टॉक्स को ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी कैपिटल से बहुत प्यार है। कम रिटर्न बने वो चल जाएगा लेकिन कैपिटल रिस्क पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। 1-1.5 साल पहले हम ये देख रहे थे सारे न्यूज़पेपर में कि अनिल अंबानी दिवालिया हो गए हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है कर्जा चुकाने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि कंपनी डेब्ट फ्री होती जा रही है और प्रमोटर इसमें मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी विरोधाभासी चीजें हैं। अब इंटरनल्स क्या है मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है और शायद पता नहीं भी चलेगा। तो मैं थोड़ी सी जहाँ पे एम्बिग्युइटी होती है या बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है मैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलता हूँ। लेकिन और वैसे ही 5% का सर्किट है, अपर अपर मार रहा है तो लेने का मौका नहीं मिल रहा है, जिस दिन लोअर मारेगा बेचने का मौका नहीं मिलेगा। तो बाकी अच्छे काउंटर्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अभी बॉम्बे डाइंग हमने अपने क्लाइंट्स को दिया था, वहां पे 4% का मूव आ गया, वहां प्रॉफिट बुक करा दिए। तो एंट्री और एग्जिट पहले बहुत दिक्कत है। दूसरी मैनेजमेंट की क्वालिटी पे मेरे को हमेशा से शक रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। बोलते कुछ है करते कुछ है होता कुछ है। तो सारी चीजों को देखते हुए मैं इनको जेपी ग्रुप एडीएजी ग्रुप इनको अवॉइड की लिस्ट में रखता हूँ। बट टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में अगर एक्सटेंशन मिलता है तो 59 तक जा सकते हैं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट ये केवल टेक्निकल कमेंट्री है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिनके पास है वो क्या फिर 59 तक से एग्जिट करना शुरू करें, अभी से एग्जिट करना शुरू करें? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? कि जिनके पास है उनको एक सिंपल सा काम करना चाहिए कि आज अपर सर्किट में है, कल जब आप आएंगे तो आज की क्लोजिंग का या लोअर सर्किट से 10-20 पैसे ऊपर का स्टॉप लॉस ले लीजिए, ताकि जब ये स्टॉक घटेगा तो आपको पहले एग्जिट मिल जाएगी और लोअर सर्किट के उसमें आप फंसेंगे नहीं। तो रोज सुबह आके सबसे पहला एक ही काम कीजिए कि या तो क्लोजिंग का स्टॉप लॉस ले लीजिए या लोअर सर्किट से 10 पैसे ऊपर का स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दीजिए। क्योंकि आप सोचेंगे हम देख के बेच पाए तो ये आपको मौका नहीं देगा। तो सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के एक बार के लिए होल्ड कीजिए, हो सकता है आपको 59 मिल जाए। हो सकता है आपको 59 मिल जाए, ये राय निकल करके आती हुई। एक और कंपनी जो कि काफ़ी चर्चा में रिलायंस पावर के साथ अभी हम चर्चा कर रहे थे इसका तुलनात्मक अध्ययन, वो है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी जरा लेकर के आइए, नेगेटिव खबर है। एनएससी और बीएससी ने दे दिया है कंपनी को नोटिस। जी हाँ, नोटिस क्यों दिया है? सेबी ने एलओडीआर में नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से ये नोटिस जो है वो सुजलॉन को भेजा गया है। आपको बता दें जून में कंपनी के जो स्वतंत्र निदेशक थे मार्क डिसेडलर ने जो है इन पर जो है कुछ एक टिप्पणी की हुई है। कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, ये मार्क ने कहा है। ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उनकी ये टिप्पणी आई है।
और इसी को लेकर के NSE BSE की तरफ से ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कम्युनिकेशन में भी जो है दिक्कत है और इसके चलते जो है ये तमाम ट्रांसपेरेंसी इशू जो है वो सुजलॉन को लेकर के आए हैं। काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही थी। हालांकि सुजलॉन ने भी इस मामले पर जो है टिप्पणी की है अपनी, और उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीज़ों का असर जो है वो सुजलॉन के ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि जून में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मार्क डिसलर ने इस्तीफ़ा भी दे दिया गया था। इस्तीफे को लेकर के जो कंपनी की तरफ से बातें कही गई थी, जो डिस्क्लोजर दिया गया था, वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं था। तमाम सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चिंताएं उसको उनके जो है इस्तीफे के बाद सामने निकल करके आई हैं, और जो बातें कही गई हैं उनकी तरफ से वो भी हमने आपको बता दी है। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी सुजलॉन पे 85-86 के हाई लगाने के बाद अब ऊपरी स्तरों से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लोग 94 तक का वेट कर रहे थे, कुछ लोग ट्रिपल डिजिट में जाने का वेट कर रहे थे और कुछ लोग खरीदने का वेट कर रहे थे। इन तीनों तरह के निवेशकों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या इस तरह की नेगेटिव खबरों के बाद फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए क्या, जो लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं? आपकी टिप्पणी क्या होगी सुजलॉन पे? देखिए, इसमें 13 अगस्त को एक हाई बना था और वापस से उस हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी 12 सितंबर को। ओपन हाई के साथ ब्रेकआउट फेल किया, 8-9 दिन उस रेंज को तोड़ने की कोशिश किया लेकिन नहीं टूटा। फाइनली वहां से लिक्विडेशन आना स्टार्ट हुआ है। तो लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला जो टारगेट आता है वो 72 का आता है, उसके बाद अगला आता है 65 का। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए स्टॉक से। नीचे में 65 के आसपास वापस से एंट्री का मौका मिलेगा, तो वहां पे घुसिए। फिलहाल के लिए एग्जिट कर लीजिए। फिलहाल के लिए एग्जिट कर लीजिए, ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। सर, चलिए अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी जो है वो है वी मार्ट। आपको बता दें कंपनी के जो है वो क्वार्टरली अपडेट आए हैं, और जो अपडेट जारी किए गए हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है वो आपको एक एक करके जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं। कंपनी का रेवेन्यू जो है तीसरी तिमाही में उसमें 20% का इजाफा रहा है, और ये बढ़ करके हो गया 661 करोड़ रुपए के आसपास। इस बीच बहुत सारे दर्शक अभी भी जेपी पावर और इस तब पे सवाल कर रहे हैं। सर, डिस्कशन हो चुका है रेलवे पे, जेपी पावर पे, सब पे हो चुका है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये तीसरी तिमाही में रही है 15% के आसपास। इसके अलावा बाकी नंबर्स पे अगर नजर डालें तो अक्टूबर दिसंबर में कंपनी ने करीब 21 नए स्टोर खोले हैं, और 2 ऐसे स्टोर्स रहे जिनको कि कंपनी को बंद करना पड़ा। और अभी तक सितंबर के तक के आंकड़े पे अगर हम नजर डालें तो कंपनी के पास करीब 467 के स्टोर के आसपास हैं। तो नंबर्स अच्छे दिखाई दिए हैं जो क्वार्टरली नंबर रहे हैं, उसी के चलते अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही थी इस गिरते बाजार में। लेकिन बाजार इतनी तेज़ी से फिसला कि ये भी शेयर होल्ड नहीं कर पाया। अब जो है आधे % के आसपास की गिरावट आ चुकी है। एक समय ठीक ठाक बढ़त देखने को मिल रही थी, 4385 4386 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, आधे % नीचे है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं सितंबर क्वार्टर के। एक महीने में 20-21% शेयर चल चुका है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? पिछले 6 महीने में डबल हुआ है शेयर वी मार्ट रिटेल का, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, जैसा पैटर्न में ट्रेड करना पसंद करता हूँ वैसे पैटर्न से इसने 3700 पे ब्रेकआउट दिया है। टारगेट इसका 5000 के करीब का आता है। सेकेंड राउंड एंट्री भी इसने दी थी 4070 पे, और अब प्रोबेबली 2-4 दिन कंसोलिडेट करके थर्ड राउंड ऑफ एंट्री भी देगा, और ये स्टॉक 5000 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि एवरेज वॉल्यूम 50 दिन का केवल 35,000 शेयर है, तो इलिक्विड काउंटर है। अगर एंट्री कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में एंट्री कीजिएगा कि आपको एग्जिट भी जल्दी मिल जाए। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, 5000 जाता हुआ दिख रहा है। ओनली प्रॉब्लम इज कि लिक्विडिटी बहुत कम है, तो इसलिए मेरे वॉच लिस्ट में या मेरे स्कैनर में ये नहीं आया, क्योंकि मैं जनरली वही स्टॉक देखता हूँ जिनमें 50 डे एवरेज वॉल्यूम कम से कम 1 लाख से ऊपर हो, ताकि एंट्री एग्जिट का मौका मिले। तो इसमें 35,000 है, वो दिक्कत आ सकती है जी। चलिए, तो ये वी मार्ट के ऊपर राय निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और यहाँ पर भी जो है नंबर्स के आंकड़े सामने आए हैं। दूसरी तिमाही में आपको बता दें मैरिको को लेकर के मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, और अच्छी बात यह है कि जो है कंपनी के जो रूरल डिमांड है वो अभी भी बढ़ती हुई लगातार देखने को मिल रही है। पैराशूट हेयर ऑयल के कंपनी ने कीमतें भी बढ़ाई हैं, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कोपरा की कीमत बढ़ने से आपको बता दें कि हेयर ऑयल की कीमत की लागत बढ़ी है, उसको कंज्यूमर को पास ऑन किया गया है। ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, ये एक बड़ा पॉजिटिव है जो है कंपनी के लिए, क्योंकि ये लगातार एक बड़ा कंसर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बीच सफोला की डिमांड ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो रही है, वो भी एक थोड़ी सी चिंता का विषय यहाँ पर रहा है। तो ये कुछ आंकड़े जो है दूसरी छमाही में कंसोलिडेटेड डिमांड में डबल डिजिट
ग्रोथ संभव है, क्योंकि रूरल डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक जो है मैरिको को लेकर के निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैरिको पे अगर राय लेना चाहें अंशुल जी आपसे, क्या सलाह रहेगी? नंबर्स ठीक दिखने को मिल रहे हैं, भविष्य को लेकर के भी बातें सामने आ रही हैं कि रूरल डिमांड का फ़ायदा हो सकता है इस गिरते हुए बाज़ार में। करीब 0.25% की मजबूती मैरिको में। क्या बाज़ार की इस वॉल्टिलिटी में एफएमसीजी कंपनियां ही जो है रक्षक बन के आएंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, इनमें बाइंग भी देखने के लिए मिल रही है। और मैरिको स्पेसिफिकली बात करें तो 31 महीने के फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आया था 573 पे इन दी मंथ ऑफ मई। वहां से ये स्टॉक का टारगेट जो था वो लगभग 900 रुपए का टारगेट था। फिलहाल 700 रुपए तक पहुंचा है। हो सकता है 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते कंसोलिडेट करे, बट इवेंचुअली ये स्टॉक जब फ्रेश ब्रेकआउट देगा 900 रुपए तक आता हुआ दिखेगा। मंथली पे 31 महीने का बेस ब्रेकआउट बड़ा बेस ब्रेकआउट होता है। अब मंथली पे सांस लेने भी रुकता है 2-3 कैंडल के लिए, तो 2-3 महीना निकल जाता है। तो वही चीज चल रही है कि ये तीसरा महीना निकल चुका है। अब यहाँ से प्रोबेबली मोमेंटम बनना चाहिए 900 रुपए तक का। तो स्टॉक को बिल्कुल लॉन्ग करके चल सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपका जरूर टेस्ट करेगा, बट 900 से 1000 रुपए स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल लॉन्ग करके चलना चाहिए। लॉन्ग करके चलना चाहिए। चलिए, एफएमसीजी का जिक्र हुआ है तो जरा एक और शेयर लेकर के आते हैं, और वो है डाबर। डाबर पे क्या कुछ नंबर्स निकल करके आ रहे हैं वो देख लेते हैं। Q2 में कंपनी को आय और मार्जिन घटने की आशंका है। मेरको के पॉजिटिव रह सकते हैं और डाबर कह रहा है कि घट सकते हैं। ज़्यादा जो बारिश हुई है, कई जगहों पे बाढ़ देखने की स्थिति रही है, उनका कहना ये है कि वहाँ पर सप्लाई ठीक नहीं रही है, डिमांड भी वहाँ पर प्रभावित हो सकती है। ब्रेवरेज कैटेगरी कारोबार जो है वो कंपनी कह रही है कि वो उनका प्रभावित हो सकता है, वो प्रभावित हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग को कंपनी के ऊपर बरकरार रखा है। लेकिन सर, एक ही क्षेत्र की कंपनियां एक कह रही है कि जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है दबाव देखने को मिल सकता है। मेरे को कह रही है का आने वाला समय जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है। डाबर पे आपकी राय क्या है, और इन दो में से चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, एनी डे मैं मारी को चुनूंगा। उसकी वजह यह है कि डाबर में एक ब्रेकआउट फेल हुआ है और वर्टिकली फेल हुआ है, बट मंथली चार्ट पे मेजर सपोर्ट पे है। तो यहाँ से आउटराइट बाउंस बैक नहीं आएगा। यहाँ से हो सकता है 3-4 महीने यहाँ पे एक बेस बनाए और उसके बाद चले स्टॉक। तो जो डाउनसाइड आनी थी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 570 560 ये बहुत मेजर सपोर्ट है जो कि होल्ड होगा, क्योंकि इस सेक्टर में पैसा फ्लो होना स्टार्ट होगा। मेटल और एफएमसीजी, ये दो सेक्टर में पैसा अगले 3-4 महीने फ्लो होगा। तो डाबर को भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, बट वो बेस बनाने में समय निकाल देगा। तो तब तक मैरिको हो सकता है आपका 900 और 1000 का टारगेट कंप्लीट कर ले, जब तक डाबर बेस बनाएगा। तो फिलहाल के लिए मैरिको 1000 रुपए के आसपास बुक कर लीजिए। तब तक डाबर आपको इसी रेट के आसपास मिलेगा बेस बनाता हुआ। तब आपको सेकंड लेग में डाबर में मौका मिल जाएगा। तो फिलहाल डाबर अवॉइड करना चाहिए, बट यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही है मुझे। डाबर अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए सर, समय तो हालांकि बजिंग स्टॉक्स का समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरान कुछ एक दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं। उसमें सलमान मरफतिया साहब हैं, जिन्होंने हमें 200 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास बिरला सॉफ्ट के 400 शेयर हैं, 633 के भाव पर ले रखे हैं, 3 महीने होल्ड कर सकते हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि इसे होल्ड करना चाहिए या फिर इससे निकल जाना चाहिए। बिरला सॉफ्ट पे अगर हम बात करें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 586 के आसपास का है, और इन्होंने ले रखा है 633 पे, नुकसान पे है। आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी सर, आज थोड़ा सा पिटाई पिछले एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा हो रही है, 4-5 दिन से खास तौर से। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? 3 महीने का व्यू है। देखिए, यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में काफी तेज पिटाई हो रही है और उसमें बिरला सॉफ्ट ऑलरेडी एक लेगार्ड है। तो जब ये पिटाई थोड़ी सी और गहराएगी, बिरला सॉफ्ट में एकदम से डाउन साइड आती हुई दिखेगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप बिरला सॉफ्ट से करंट मार्केट प्राइस से निकल जाइए, लॉस बुक कर लीजिए, या जो भी पोजीशन है उस पर कैश पे आ जाइए, क्योंकि इवेंचुअली 570 तोड़ने के बाद स्टॉक में और डाउन साइड आएगी। सिमिलर सेक्टर में आपको रहना चाहिए। अगर 6 से 8 महीने का समय आप दे सकते हैं तो इसी सेक्टर में रहना चाहिए। लेकिन स्टॉक जो आपको सिलेक्ट करना चाहिए वो है इन्फोसिस का। इन्फोसिस में एक बड़ी 20% की अपसाइड आती हुई दिख रही है कंसोलिडेशन के बाद। तो इन्फोसिस को लेके एक्यूमुलेट करके रखिए। जिस दिन इस स्टॉक में ब्रेकआउट और मोमेंटम बनेगा, 2 से 4 हफ्ता लगेगा, स्टॉक आपको 20% का रिटर्न दे देगा। लेकिन कंसोलिडेशन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। ब्रेकआउट को टाइम करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से शिफ्ट करके आप इन्फोसिस में चले जाइए और केवल समय दीजिए। जिस भी दिन ब्रेकआउट निकलेगा, बड़ी तेजी से मूव आना स्टार्ट होगा।
बड़ी तेज़ी से मूव आना शुरू होगा। ये एक बड़ा जो है अगला सवाल ले लेते हैं और उसके बाद से बजिंग को समाप्त करते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट पे सर सुमीर का सवाल है। कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, अंशुल जी, जीएमआर एयरपोर्ट पर राय जानना चाह रहे हैं। 100 रुपये इन्होंने मनी 9 को भेजे हैं। सेल होल्ड या ऐड करें। 1060 पे लिए हुए हैं, 1060 शेयर हैं 83 रुपये के भाव पर इनके पास। और एक और दर्शक का सर यस बैंक को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। ये भी छोटा शेयर है तो लोगों की का रुझान जो है वो बना रहता है। तो एक तो जीएमआर जो कि लंबे समय से नहीं चल रहा है और दूसरा यस बैंक, इन दो शेयरों पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। इस पे इनकी खरीद के आसपास ही चल रहा है जीएमआर। देखिए, जीएमआर से आपको तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। 92 का लेवल स्टॉक ने फाइनली तोड़ दिया है और 2 महीने इसको होल्ड करते करते आज तोड़ा है। तो जिन्होंने भी बॉटम फिशिंग की है उनकी लिक्विडेशन आना स्टार्ट होगा। बहुत आराम से ये स्टॉक आपको ऑन द डाउन साइड कहीं भी 81 और 71 के लेवल दिखा सकता है। आउटराइट एग्जिट करना चाहिए। दूसरा, यस बैंक में एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन जैसे पीसी ज्वेलर्स का चार्ट था 4 महीने 3 महीने पहले, उस जंक्शन पे आगे यस बैंक का मंथली चार्ट खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे वही पैटर्न रिपीट होता है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी है मुझे, 60-60% की वो पैटर्न रिपीट होगा, तो इस स्टॉक में आपको कहीं भी पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 32 रुपए का, और उसके ऊपर आपको स्टॉक में टारगेट मिल सकता है 80 रुपए तक का। बट फिलहाल के लिए 32 रुपए का टारगेट पकड़ के चलिए कि आपको अगर 4 महीने में 32 रुपए मिल जाता है तो फिर ये मान के चलिए कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है बुक करने की जगह और एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन अगर 4 महीने में 32 नहीं मिलता है तो फिर जो भी रेट मिलेगा वहां पे प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। यहाँ से तो ऊपर ही रेट मिलेगा, तो इसको बाई करके चल सकते हैं। इसको बाय करके चल सकते हैं। 32 रुपये का पहला टारगेट निकल करके आ रहा है 3-4 महीने के लिए। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये राय यहाँ पर यस बैंक पे निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। सवालों की तो झड़ी लगातार कमी नहीं हो रही है। और इस बीच गौरव शर्मा जी कह रहे हैं सर कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं क्या, जिसे हम भी धीरे धीरे करके सर के जैसी नॉलेज ले सकें। कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे क्या सर? एक कभी वीकेंड वगैरह पे कुछ एक ऐसा शो प्लान करते हैं जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स और तमाम चीज़ों पे डिस्कशन करें। लेकिन फ़िलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करने से पहले कुछ कोई टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो लोग ये सेगमेंट देखेंगे शाम को? देखिए, मैं बहुत ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ रिस्क बहुत ज्यादा होती है। मैं जनरली डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर हूँ। माइक्रो कैप स्मॉल कैप काउंटर्स ज्यादा पसंद है क्योंकि 20-30% की मूव आती है। इनमें स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए तो आपको मार्क मिनर्विनी की बुक्स पढ़नी चाहिए। मैंने भी वही पढ़ के सीखा है। बट पढ़ना एक चीज है और प्रैक्टिस करना एक चीज है। मैंने बहुत समय रोज के 800-900 स्टॉक्स पे प्रैक्टिस किया है। तो एक बार दो बार बुक पढ़िए, कम से कम 2 से 3 बार उस बुक को पढ़िए, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रास्प कर पाए। और उसके बाद चार्ट्स पे उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे 2-3 साल लगेगा बट आप परफेक्शन पे आ जाएंगे। और एक बार परफेक्शन पे आ गए तो स्टॉक पिक करना आपके लिए बहुत आसान होगा और पैसा बनाना आसान हो जाएगा। चलिए, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। अध्ययन करते रहिए, भले ही उसके आधार पर आप ट्रेड लें ना लें। बाकी एक्सपर्ट को सुनिए, अंशुल जी को सुनिए, लेकिन हाँ, अध्ययन करना जो है बहुत ज़रूरी है। कम से कम उससे आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास, वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहाँ पर समाप्त करते हैं।